हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक और नए टॉपिक को। इससे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने भारतीय संसद को जाना है। भारतीय संसद के जो अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उनको भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा तो वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम पूरा वीडियो जो है आज डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो कौन से संविधान का जो अनुच्छेद है जिसमें बात होती है मंत्रिपरिषद की, तो वो है संविधान का अनुच्छेद 74। ठीक है, 74वां जो संविधान का अनुच्छेद है, यहाँ पर मंत्री परिषद की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हुई है इसे देखते हैं। तो देखिए, संविधान एक मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है कि संविधान के अंदर एक मंत्री परिषद की व्यवस्था होनी जरूरी है। मतलब ये बात कही गई है संविधान के अनुसार कि मंत्री परिषद बनाई जाए देश के अंदर, और उसका जो प्रमुख होगा, जो मुखिया होगा, तो वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जो कि पूरे मंत्रिपरिषद को संचालित करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करता है एवं उसको परामर्श देता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो कार्य होता है मुख्यतः, तो वो राष्ट्रपति की सहायता करना है किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर के, और साथ में पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। ठीक है, कहीं पर किसी कार्य को करने के लिए अपना जो परामर्श है उसको, मतलब कह सकते हैं कि जो अपना ओपिनियन होता है वो राष्ट्रपति को वो देते हैं। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। फिर आगे इसमें, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके बारे में उसकी यह धारणा हो कि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मतलब उसको ये अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को कि वह जो जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, किसी भी व्यक्ति को जिसके बारे में उसको ये धारणा हो, ये निश्चित हो राष्ट्रपति कि वह लोकसभा के सदस्यों से क्या प्राप्त कर सके, बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये बात संविधान के अनुच्छेद 74 में कही गई है। आगे इसमें हम नेक्स्ट संविधान का जो अनुच्छेद है 75, 75वां, तो इसमें भी संविधान के जो मंत्रिपरिषद है उसको लेकर के कुछ बात कही गई है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति को उस परामर्श के अनुसार कार्य करना होता है। ठीक है, जो परामर्श मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो वह उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा तत्पश्चात उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पहले क्या करेगा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, और उसके बाद जो परामर्श मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री हैं उनको नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब हम इसमें आगे जानेंगे कि मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, पहला होता है कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरह से मुख्य रूप से मंत्री होते हैं जो मंत्री परिषद होता है उसमें। ठीक है, तो देखिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, तो कैबिनेट मंत्रियों की एक छोटी समिति होती है। ठीक है, जिसमें वे मंत्री नियुक्त किए जाते हैं जिनका दल में महत्वपूर्ण स्थान है तथा जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। तो जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं तो वो महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हैं। ठीक है, जो मुख्य मुख्य विभाग होंगे तो वो कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। ठीक है, इनको हम सुप्रीम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम होते हैं, सबसे ऊपर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर है इसमें आगे इसके बारे में, इसकी बैठक प्रायः होती रहती है। ठीक है, तो जो कैबिनेट बैठक होती है, आपने सुना होगा, वो अक्सर होती रहती है तथा शासन के महत्वपूर्ण निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो पूरे शासन के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, फिर है कैबिनेट मंत्री एक अथवा अधिक विभागों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री के पास एक विभाग भी हो सकता है और उससे ज़्यादा अधिक विभाग भी हो सकते हैं। ठीक है, और उनका वो अध्यक्ष होता है जो कैबिनेट मंत्री होता है।
फिर आगे हम इसमें नेक्स्ट जो मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए राज्य मंत्री जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ राज्य मंत्रियों को अपने मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार दिया जाता है तथा कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जो कि कैबिनेट के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट में जो एक्स्ट्रा जो वर्क हो जाता है या फिर कैबिनेट मंत्री कभी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में जो राज्य मंत्री हैं वो उस विभाग को संभालते हैं जिस से संबंधित जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अनुपस्थित हैं अगर, तो ठीक है। तो ऐसे राज्य मंत्री को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है ऐसे कुछ राज्य मंत्रियों को, और कुछ जो है वो कैबिनेट के अंडर में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आगे है इसमें, जब कभी उनके मंत्रालय से संबंधित किसी विषय पर कैबिनेट में मंत्रणा होती है, ठीक है। कभी मंत्रालय के अंदर, मंत्रिपरिषद के अंदर जो कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्रणा का अर्थ है यहाँ पे बैठक होती है जो, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इससे संबंधित जो राज्य मंत्री है उसको कैबिनेट की उक्त बैठक में बुलाया जा सकता है, ठीक है। जो जिसने कैबिनेट के विभाग को संभालना है जिस राज्य मंत्री ने, तो उस राज्य मंत्री को कैबिनेट की बैठक में बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये बात है राज्य मंत्री के बारे में। अब जो तीसरे नंबर पे जो मंत्री होते हैं वो है उप मंत्री, ठीक है। तो देखिए उप मंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री अथवा किसी राज्य मंत्री की देखरेख में कार्य करते हैं, ठीक है। तो उप मंत्री कौन होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के अंडर में या राज्य मंत्री की देखरेख में कार्य करेंगे, उन्हें उप मंत्री कहा जाता है। उनका प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्री को जैसी भी स्थिति हो उनके कार्यों को निष्पादित करने में सहायता देनी होती है, ठीक है। देश के अंदर कोई सी भी स्थिति बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट मंत्री को और जो राज्य मंत्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उप मंत्री हैं तो वह हेल्प करेंगे इन दोनों मंत्रियों की, ठीक है। अब आगे इसमें हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या स्थिति होती है मंत्रिपरिषद के अंदर। तो देखिए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, ठीक है। हमने ये पहले भी जान लिया है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का मेन जो प्रधान होता है या मुखिया हम कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद है उसका जो मेन प्रधान वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके अंदर में जो 3 तरह के अलग अलग हमने मंत्री पढ़े हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, वो होते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर है इसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रधानमंत्री ही उन सभी बैठकों को जो मंत्रिपरिषद के अंदर होती है उनको उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के अंदर जो अन्य मंत्री चुने जाने हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, ठीक है। तो ये अधिकार होता है प्रधानमंत्री के पास कि किसी भी मंत्री का अगर उसे कार्य सही नहीं लगा, ठीक है, संविधान के उल्लंघन लगा कहीं पर कार्य करते हुए, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, त्यागपत्र ले सकते हैं किसी भी मंत्री से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है, ठीक है, अगर कोई मंत्री से त्यागपत्र मांगा जाए और ऐसी स्थिति में वह त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद से हटा सकता है, यानी कि निलंबित कर सकता है, ठीक है, हटा सकता है। अपने पूरा अधिकार वो प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति से परामर्श लेकर के मंत्रिपरिषद से ऐसे मंत्री को हटाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के अंदर किसी भी कार्य को लेकर के कौन सा निर्णय हुआ है तो जो फाइनल निर्णय होता है तो वह राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है, प्रधानमंत्री पहुंचाता है। एवं राष्ट्रपति अपनी जो बातें हैं वह मंत्रिपरिषद तक अगर पहुंचाना चाहता है तो वह डायरेक्ट मंत्रिपरिषद के पास नहीं जाएगा बल्कि प्रधानमंत्री के पास पहले अपनी बात को कहेगा और प्रधानमंत्री उस बात को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये बीच में प्रधानमंत्री जो है ऐसे कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति की बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाते हैं। फिर है इसमें, प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है, ठीक है। तो पूरे शासन का मेन जो प्रवक्ता होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। फिर है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली है किंतु प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी पावर्स होती है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन फिर भी जो प्रधानमंत्री है वो सर्वशक्तिमान नहीं है पूरे देश पर। ये कह सकते हैं कि पूरा राज्य नहीं उनका है, ठीक है। प्रधानमंत्री का मतलब एक दूसरे के परामर्श पर ही कार्य कर सकते हैं, तो इस तरीके से। अब देखिए इसमें आगे मंत्रिपरिषद का जो चयन है,
वो कैसे होता है इसको हम जानेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा दल के विभिन्न विचार समूह का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ऐसे मंत्री को चुनना पड़ता है जो विभिन्न वर्गों से आते हैं, समाज के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, अलग अलग क्षेत्रों से, आदिवासी क्षेत्रों से, तो हर जगह से जो मंत्रिपरिषद है वहाँ से मंत्रियों को चुना जाता है और फिर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग विचारों के लोगों को लिया जाता है, तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद का चयन होता है। फिर इसमें अगला पॉइंट आएगा, इन सब बातों के परिणाम स्वरूप मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की पसंद अत्यंत सीमित हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने ही पसंद के रख सकते हैं, बल्कि सीमित होती है। मंत्रिपरिषद में लगभग आधे सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री चाहता है। अगर प्रधानमंत्री पहले से उन्हें जानते हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद में लाना चाहते हैं अपनी इच्छानुसार, तो आधे सदस्यों को ला सकते हैं। लेकिन जो लगभग आधे सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री को लेना पड़ता है, चुनना पड़ता है। ठीक है, चाहे अगर वो नहीं भी चाहें, मतलब प्रधानमंत्री नहीं चुनना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को चुनने के लिए प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर होती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जो मंत्री मतलब उन्हें समझ में आता है या उन्हें पहले से जानते हैं, जानकारी है उनके बारे में, तो उन्हें मंत्रिपरिषद में वो ला सकते हैं, बाकी आधे को वो चुनते हैं। फिर आगे है इसमें, यही कारण है कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है कि आधे मंत्रिपरिषद को वो अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। फिर इसका अर्थ यह हुआ कि सभी मंत्री बराबर हैं, किंतु प्रधानमंत्री को उनमें प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, जो सारे मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के वो बराबर हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख होता है, मेन जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का स्थान मंत्रिपरिषद में पहला होता है, प्रथम स्थान होता है। फिर आगे हम इसमें देखेंगे, कैबिनेट की बैठकें प्रायः होती रहती है। तो कैबिनेट की बैठक जो है होती रहती है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठकों में लिए जाते हैं, परंतु उन सब निर्णयों का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद ले लेती है। ठीक है, कैबिनेट की बैठकें होती रहती हैं और जो कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनके जो निर्णय होते हैं तो उसका जो उत्तरदायित्व है वो मंत्रिपरिषद ले लेती है, पूरा मंत्रिपरिषद ले लेती है। जबकि उसके जो अलग अलग मंत्री हैं उस में सिर्फ कैबिनेट को ही उत्तरदायी नहीं समझा जाता, बल्कि पूरा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी उसमें माना जाता है। फिर आगे है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक मंत्री कैबिनेट के किसी निर्णय से सहमत ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कैबिनेट के अंदर किसी फैसले को, उसका मेन जो फैसला है वो लिया जाए, मेन निर्णय लिया जाए किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, तो उसमें कोई एक विशेष जो व्यक्ति होता है वह उस निर्णय से सहमत ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें बात क्या होती है, किंतु वह इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है, वह स्वयं से इसे प्रकट नहीं कर सकता है जब तक कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे दे। ठीक है, तो वह उस जो निर्णय होता है, कोई फैसला होता है किसी भी मुद्दे पर, तो उसमें वह अपनी जो सहमति है वो प्रकट नहीं कर सकता है। मतलब असहमति जो होती है, अगर वो सहमत नहीं है तो वो प्रकट नहीं कर सकता है, बल्कि वह तब तक उसको प्रकट नहीं करेगा जब तक कि वो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र नहीं दे देता। ठीक है, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया, फिर उसके बाद कह सकता है कि मैं इस निर्णय से क्या हूँ, असहमत हूँ। तो ये बात है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, उनको लेकर के। तो कैबिनेट मंत्री की यहाँ पे बात हो रही है। फिर देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया जाए तो समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास माना जाएगा। ठीक है, यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया जाए तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? अविश्वास का पात्र बन जाएगा। ठीक है, पूरा मंत्रिपरिषद को ही हटाना पड़ेगा। ये बात होती है जब एक ही मंत्री पर विश्वास न हो या उसके कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई कह सकते हैं कोई भी गड़बड़ी का मामला हो, कुछ भी हो सकता है जिससे उसमें अविश्वास उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास उसको माना जाता है। फिर है, प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है। ठीक है, तो प्रशासन के अंदर किसी कार्य को कैसे करना है, नीतियों को कैसे उनका निर्णय लिया जाना है, तो ये पूरा डिसाइड कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है।
यह सभी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख भी करती है। ठीक है, तो सारे जो फैसले होते हैं, फाइनल डिसीजन जो होते हैं, मंत्रिपरिषद उन पर अपना जो उसका कार्यान्वयन है, यानी कि उस कार्य को लेकर के जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर के आगे जो कार्य करने हैं उसका देखरेख भी मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। फिर है यह विधेयकों को तैयार करती है तथा संसद के दोनों सदनों में उन्हें पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ताकि वे अधिनियम बन सके। ठीक है, तो विधेयकों को तैयार कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है, और संसद के दोनों सदनों में पारित करवाने के काम भी मंत्रिपरिषद करती है ताकि वो विधेयक क्या बने? अधिनियम बन सके। फिर इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यह बजट तैयार करती है। तो मंत्रिपरिषद क्या है? बजट भी तैयार करती है तथा संघीय शासन की आय और व्यय का नियमन करती है। ठीक है, जो संघीय शासन है, पूरे केंद्र का जो शासन है, उसके आय व्यय का ब्यौरा भी किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। यह विदेश नीति का निर्माण करती है तथा अन्य देशों से संबंध का संचालन भी जो है मंत्रिपरिषद ही करती है। ठीक है, तो इतने सारे जो कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद के पास होते हैं। इसमें हमने अलग अलग मंत्रियों को जाना। ठीक है, उनके कार्य कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हमने जो डिस्कस की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।